ये है तुर्कमानिस्तान, एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर खरबों डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये गरीबी और एक अजीब सी खामोशी का शिकार है। ये बड़े रेगिस्तानों, चमकते हुए मार्बल के शहरों और सोने के मुजस्समों की सरजमीन है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक भयानक सच छुपा हुआ है। भूख, खौफ और आज की दुनिया की सबसे सख्त डिक्टेटरशिप का सच। तुर्कमानिस्तान को आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जो तकरीबन 13.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स बनते हैं। ये इतनी गैस है कि दुनिया के बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को कई सालों तक रोशन कर सकती है। अब नेचुरली जहन में ये ख्याल आता है कि इसके 76 लाख शहरी कुवैत या कतर जैसी जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सैलरीज बहुत कम है, कीमतें ज्यादा हैं, खाने पीने की बार बार शॉर्टेज होती है और इन्फ्लेशन सारी सेविंग खा जाती है। ये सब देखकर एक सिंपल सा सवाल उठता है कि आखिर इतना रिसोर्सेज से मालामाल कंट्री इस हाल तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें इन मार्बल की बिल्डिंग्स और सोने के इन मुजस्समों के पार देखना होगा। इस सवाल का जवाब तुर्कमानिस्तान की तारीख, उसकी ज्योग्राफी और उन लीडर्स में छुपा है जिन्होंने इस पर हुकूमत की और यहाँ एक ऐसा निजाम बनाया जिसमें अवाम के बजाय सिर्फ एलीट्स का फायदा देखा। ये मुल्क गैस के खजाने पर बैठा है, फिर भी आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह शाम काम करते हैं। सबसे पहले तुर्कमानिस्तान की लोकेशन को समझते हैं। तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशिया के सेंटर में है। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान, ईस्ट में उज्बेकिस्तान, साउथ ईस्ट में अफगानिस्तान, साउथ में ईरान और वेस्ट में कैस्पियन सी है। इसकी जमीन का ज्यादातर हिस्सा कराकुम डेजर्ट जैसे बड़े रेगिस्तान से घिरा हुआ है और बीच में कहीं कहीं पानी के पैचेस हैं। पानी के ये छोटे हिस्से अमू दरिया की वजह से हैं, जो अफगानिस्तान से बहता हुआ यहाँ आता है। बाकी सारा मुल्क रेत, चट्टानों और हवा से बनी पहाड़ियों से ढका हुआ है। यहाँ गर्मियाँ शदीद गर्म और खुश्क होती हैं, जबकि सर्दियाँ हड्डियों को जमा देने वाली होती हैं। लेकिन इसी सख्त और खाली जमीन के नीचे बेपनाह दौलत छुपी हुई है। इस मिट्टी के नीचे तेल, मिनरल्स और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व्स दफन है। तुर्कमानिस्तान की लोकेशन ने इसे हमेशा खास बनाया है। हजारों सालों तक ये एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस का मीटिंग पॉइंट रहा है। उस वक्त बहुत सारा ट्रेड इस सिल्क रूट से गुजरता था, जो चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता था। इन रास्तों से चीजें, आइडियाज, कल्चर्स और फौजी भी गुजरते थे। बड़ी बड़ी सल्तनतें यहाँ आईं और गईं, पर्शियंस, अरब्स, मंगोल्स और बाद में रशियंस, और हर एक ने यहाँ अपना असर छोड़ा और हर कोई यहाँ की कोई कीमती चीज अपने साथ ले गया। लेकिन यहाँ सबसे गहरा असर सोवियत यूनियन ने छोड़ा। 20वीं सेंचुरी के शुरू में जैसे ही रशियन एम्पायर सोवियत स्टेट में बदली, तुर्कमानिस्तान उसके कंट्रोल में चला गया। 1920s तक ये सोवियत यूनियन की दूर दराज स्टेट्स में से एक बन गया, जिसकी हुकूमत डायरेक्ट मॉस्को से चलती थी। फैक्ट्रीज और पाइपलाइंस बननी शुरू हुई और रेगिस्तान में नए शहर बनने लगे। जाहिरी तौर पर तो ये तरक्की लग रही थी, लेकिन इसका मकसद कभी भी तुर्कमानिस्तान के लोगों का फायदा नहीं था। इसका मकसद सिर्फ सोवियत इंडस्ट्रीज को चलाना था। गैस, कॉटन और रॉ मटेरियल्स तुर्कमानिस्तान से बाहर जाते थे, जबकि यहाँ के सारे फैसले और पैसा मॉस्को से आता था। 1980s तक तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का एक खामोश और भुलाया हुआ कोना बन चुका था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सख्त कंट्रोल था। स्टेट डिसाइड करती थी कि आप क्या बोल सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं और यहाँ तक कि क्या सोच सकते हैं। ना कोई डेमोक्रेसी थी, ना फ्री स्पीच और ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकता था। इसके बावजूद यहाँ एक अजीब सी स्टेबिलिटी थी, ऐसी स्टेबिलिटी जो एक लम्हे में टूटने वाली थी। और वो लम्हा 1991 में आया। सोवियत यूनियन टूट गया और पूरे सेंट्रल एशिया में कंट्रीज ने आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन तुर्कमानिस्तान में ना कोई इनकलाब आया, ना बगावत और ना ही आजादी का जश्न हुआ। वो ऑफिसर्स जिन्होंने सोवियत यूनियन की खिदमत की थी, वो ही यहाँ पावर में रहे। बस उन्होंने झंडा बदला, नया नेशनल एंथम लिखा और इसे आजादी का नाम दे दिया। लेकिन कंट्रोल अब भी सब मॉस्को से ही हो रहा था। इस सब के पीछे सपर म्यूराद नियाज़ोव थे, जो एक पुराने कम्युनिस्ट ऑफिशियल थे और सालों तक मॉस्को की खिदमत कर चुके थे। आजादी के बाद वो अचानक नए तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। 1992 में वो इलेक्शन में अकेले खड़े हुए और 99% वोट्स के साथ जीत गए। जो पेपर पर डेमोक्रेसी लग रही थी, वो हकीकत में एक नए नाम के साथ डिक्टेटरशिप ही थी। नियाज़ोव ने मुल्क पर बादशाह की तरह हुकूमत की। उसने अपना नाम तुर्कमन बाशी रख लिया, जिसका मतलब है तुर्कमन लोगों का लीडर। उसका चेहरा हर जगह नजर आने लगा, करेंसी पर, बड़े बिलबोर्ड्स पर और टीवी स्क्रीन्स पर। उसने रेगिस्तान में बड़े बड़े मार्बल के महल बनाए, जबकि आम लोग सिर्फ रोटी खरीदने के लिए लंबी लाइंस में खड़े रहते। वो सिर्फ ताकत से खुश नहीं था, उसे अपनी पूजा भी करवानी थी। नियाज़ोव ने रूहनामा नाम की किताब लिखी, जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन और उनकी अपनी लाइफ स्टोरी मिक्स थी। ये स्कूल्स में पढ़ना लाजिम हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी इसे पढ़ना जरूरी था। नियाज़ोव ने कहा कि इसे 3 बार पढ़ने से जन्नत में जगह पक्की हो जाएगी। बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ गया और साल के महीनों के नाम बदलकर अपने और अपनी माँ के नाम पर रख दिए। उसने ओपरा, बैले और यहाँ तक के दाढ़ी पर भी पाबंदी लगा दी। तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल में उसने अपने ही हजारों मॉन्यूमेंट्स बनाने का हुक्म दिया। सबसे मशहूर 40 फुट ऊंचा सोने का मुजस्समा था, जो दिन भर घूमता रहता था ताकि उसका चेहरा हमेशा सूरज की तरफ रहे। जब नियाज़
न्याज़ोव अपनी अजमत के निशान बना रहा था, आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। अशगाबत के बाहर हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए और न्याज़ोव ने एक बार ऐलान किया कि अगर लोग बीमार हो तो वो बस अशगाबत आ जाएं। ये एक ऐसा बयान था जिससे पता लगता है कि वो अपने लोगों से कितने कट चुके थे। उनकी हुकूमत प्रोपेगेंडा और जुल्म का एक अजीब मिक्सचर बन गई थी। जब 2006 में न्याज़ोव मर गए तो लोगों को उम्मीद थी कि ये बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह गुरबंगुली बर्दिमुखामेदोव ने ली, जो न्याज़ोव के पुराने डेंटिस्ट और हेल्थ मिनिस्टर थे। गुरबंगुली ने चेंज का वादा किया, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपना कल्ट बना लिया। उन्होंने खुद को अर्कादाक कहा, जिसका मतलब है द प्रोटेक्टर। स्टेट टीवी ने उन्हें सुपर हीरो बना दिया। उन्हें घुड़सवारी करते, डीजिंग करते और शूटिंग करते दिखाया जाता। मिनिस्टर्स ऐसे तालियां बजाते जैसे उनकी जिंदगी इस पर डिपेंड करती हो। और अपने से पहले लीडर्स की तरह उन्होंने भी सोने के मुजस्समे बनाना शुरू कर दिए। एक तरफ उनके लोग रोटी के लिए लाइन में खड़े थे और दूसरी तरफ वो अशगाबत के बीच में एक कुत्ते का 50 फुट ऊंचा सोने का मुजस्समा बनाने पर मिलियंस खर्च कर रहे थे। इस सारी कॉमेडी के पीछे एक दर्दनाक हकीकत थी। फ्रीडम हाउस ने तुर्कमेनिस्तान को ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स पर 100 में से सिर्फ 1 नंबर दिया। जर्नलिस्ट गायब हो गए। शहरी जिन्होंने हुकूमत पर तनकीद की वो जेलों में डाल दिए गए। इंटरनेट सेंसर कर दिया गया। ज्यादातर फॉरेन वेबसाइट्स ब्लॉक थी। इवन वीपीएन यूज करने पर आप अरेस्ट हो सकते थे। इकोनॉमी भी तबाह हो रही थी। करेंसी का ऑफिशियल रेट गिर रहा था। ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट 10 गुना ज्यादा था। फैमिलीज अपनी तकरीबन सारी आमदनी खाने पर खर्च करते थे, फिर भी टीवी पे सब कुछ परफेक्ट दिखाया जा रहा था। प्रेसिडेंट मुस्कुरा रहे थे, मार्बल के शहर सहरा की धूप में चमक रहे थे और सोने का मुजस्समा ऐसे रोशन था जैसे यहाँ कोई मसला ही नहीं है। 15 साल हुकूमत करने के बाद गुरबंगुली ने 2022 में एक हैरान कुन ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो सदारत छोड़ रहे हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रांसफर था उनके बेटे को, सरदार बर्दिमुखामेदोव, जिनकी उम्र अभी 40 साल हुई थी, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उम्र रिक्वायर्ड थी। और ये कानून भी कुछ साल पहले उनके बाप ने ही बदला था। इसके बाद होने वाले इलेक्शन में सरदार ने 73% वोट्स लिए और जीत का दावा कर दिया। यहाँ कोई कंपटीशन था ही नहीं, ना कोई फ्री स्पीच थी और ना अपना लीडर चुनने की असल आजादी थी। ये डेमोक्रेसी नहीं, विरासत थी। खैर, लोगों को उम्मीद थी कि नौजवान लीडर नए आइडियाज लाएगा या तुर्कमेनिस्तान को दुनिया के लिए खोलेगा, लेकिन ये उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गई। चेहरे तो बदल गए मगर निजाम वही रहा। बर्दिमुखामेदोव खानदान ने इख्तियार पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। इलेक्शन के फौरन बाद कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बदला गया। पीपल्स काउंसिल नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया और इसे प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। गुरबंगुली, जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे, उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम चेयरमैन बना दिया गया। आज बाप और बेटा मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। सरदार सरकारी मीटिंग्स और फॉरेन टूर संभालते हैं, जबकि उनके फादर पर्दे के पीछे असल ताकत हैं। तुर्कमेनिस्तान के सरकारी दफ्तरों में अब 2 तस्वीरें साथ साथ लटकती हैं, गुरबंगुली और उसके बेटे की, और ये दोनों पूरे तुर्कमेनिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। आज तुर्कमेनिस्तान पर ना सिर्फ एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, बल्कि ये दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। फॉरेन जर्नलिस्ट्स को अंदर आने की इजाजत नहीं और लोकल रिपोर्टर्स जो सच बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें खामोश करा दिया जाता है। आम शहरी आजादी से सफर नहीं कर सकते और मुल्क छोड़ना तो इंतहाई मुश्किल है। फोन कॉल्स मॉनिटर की जाती हैं और लोग जानते हैं कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं और बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। यहाँ कोई फ्री मीडिया नहीं है। हर खबर की शुरुआत लीडर की तारीफ से होती है और खत्म इस बात पर होती है कि यहाँ जिंदगी कितनी शानदार है। इंटरनेट दुनिया में सबसे स्लो है और तकरीबन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब ब्लॉक हैं। लोग ऑनलाइन अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, इसीलिए वो डर के मारे आपस में चुपके बात करते हैं कि कहीं कोई गलत लफ्ज उन्हें मुसीबत में ना डाल दे। अशगाबत के बाहर जिंदगी और भी मुश्किल है। रूरल एरियाज में खाने की शदीद कमी है। रोटी, आटा और कुकिंग ऑयल राशन किया जाता है और फैमिलीज अक्सर रेगिस्तानों की तपती धूप में घंटों खड़े रहते हैं ताकि चंद बेसिक चीजें खरीद सकें। यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट किया था कि तुर्कमेनिस्तान में तकरीबन 8 लाख लोगों को खाने की शदीद इनसिक्योरिटी का सामना है और ये पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं। हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं हैं और स्कूल्स में पुरानी किताबें इस्तेमाल होती हैं। करप्शन डेली लाइफ का हिस्सा है, चाहे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हों या सरकारी टेंडर्स। हर चीज सदर के रिश्तेदारों और उनके करीबी साथियों के कंट्रोल में है। आम शहरी के पास ना कोई आवाज है, ना ताकत और ना भागने का रास्ता। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं है। इसका जवाब सिंपल है, तुर्कमेनिस्तान के पास वो चीज है जो सब चाहते हैं और वो है नेचुरल गैस। तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक गैल्केडिश पर बैठा है। इस सहरा के नीचे मीथेन का एक बड़ा समुंदर है, एक ऐसा रिसोर्स जो इतना कीमती है कि बहुत से कंट्रीज को दिहाइयों तक चला सकता है। और एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा इस गैस पर डिपेंडेंट है और वो है चाइना। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन सीधी वेस्टर्न चाइना तक जाती है। पिछले कुछ सालों में बीजिंग तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा ग्राहक और
कर्ज देने वाला मुल्क बन गया है। चाइना ने तुर्कमेनिस्तान को गैस फील्ड्स डेवलप करने के लिए अरबों डॉलर्स के कर्जे दिए और बदले में तुर्कमेनिस्तान ने वादा किया कि वो उसे गैस एक्सपोर्ट करेगा। इसके बाद से तुर्कमेनिस्तान चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट हो चुका है और सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं बल्कि अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी। ये डिपेंडेंसी चाइना को बहुत बड़ा लेवरेज देती है और इस रिजीम को इंटरनेशनल दबाव से बचाने की वजह भी है। चाइना के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि उसे सस्ती गैस मिलती रहे। तुर्कमेनिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है उसे इसकी परवाह नहीं। रशिया आज भी थोड़ी क्वांटिटी में तुर्कमेनिस्तान से गैस खरीदता है और इसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं। मॉस्को चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान कोई ऐसी पाइपलाइन ना बना ले जो रशिया को बाईपास करके सीधी यूरोप को गैस दे सके। वर्ल्ड सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ खिलाने के लिए ये स्ट्रेटेजी तुर्कमेनिस्तान के हुक्मरान खानदान के लिए बेहतरीन काम कर रही है। वो इसे परमानेंट न्यूट्रलिटी कहते हैं। 1995 में यूनाइटेड नेशंस ने भी तुर्कमेनिस्तान को एक न्यूट्रल कंट्री तस्लीम किया। ये सुनकर तो लगता है जैसे तुर्कमेनिस्तान वाकई पीसफुल होगा, लेकिन वो तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस और एक्सप्लॉयटेशंस की जमीन है। क्योंकि अगर आप अशगाबत में घूमे फिरें तो आपको लगेगा कि आप किसी फ्यूचरिस्टिक शहर में हैं। बिल्कुल व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग्स, चौड़ी और खुली सड़कें और सोने के मुजस्समे, लेकिन ये सब एक दिखावा है, प्रोपेगेंडा के लिए सजाया गया एक स्टेज। तुर्कमेनिस्तान हर साल गैस एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर्स कमाता है, लेकिन ये सब कहां जाता है? लोगों के पास नहीं, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स में नहीं, बल्कि ये ऑफशोर अकाउंट्स, लग्जरी गाड़ियों, घरों और मॉन्यूमेंट्स में जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तुर्कमेनिस्तान को दुनिया का 165th सबसे करप्ट कंट्री डिक्लेयर करता है 180 कंट्रीज की लिस्ट में से। तुर्कमेनिस्तान एक सक्सेस स्टोरी बन सकता था। ये अपनी नेचुरल गैस को एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट में लगा सकता था। ये सेंट्रल एशिया का अगला दुबई बन सकता था, लेकिन इसके बजाय ये एक इबरतनाक मिसाल बन गया। इस बात का सबूत कि नेचुरल रिसोर्सेज एक कौम को तबाह कर सकते हैं जब वो लालची लोगों के कंट्रोल में हो। ऐसी गरीबी कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान की गई है। एक ऐसा निजाम जो ताकत को चंद हाथों में रखने और लाखों दिलों में खामोशी रखने के लिए बनाया गया है। 21st सेंचुरी में भी डिक्टेटरशिप ऐसी हो सकती है। बरसों से तुर्कमेनिस्तान के हुक्मरानों ने अपने लोगों को एक सिंपल ऑफर दी है, खामोश रहो और तुम जिंदा रहोगे। यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान में ना कोई प्रोटेस्ट होता है और ना कोई हंगामा। वहाँ सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो तब आती है जब लोग यकीन करना छोड़ देते हैं कि कुछ बदल सकता है। वहाँ अमन तो है मगर जिंदगी की रौनक नहीं है। वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।